जो नहीं इन्फ्लेमेशन की अभी आपने बात करी ना कि मोटापे के लिए लोग कहते हैं कि वेट लूज करना है, जिम चले जाएं, डाइटिंग कर लें, सैलेड खा लें। अभी रिसेंटली एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं विद्या बालन, उनका भी बहुत ये चीज़ वायरल हो रही है। वो बता रहे हैं कि मैं कई सालों से वर्कआउट कर रही थी जिम में, लेकिन अब मैंने किसी को ऐसे कंसल्ट किया जिन्होंने मुझे बताया कि मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन थी। मैंने उस इन्फ्लेमेशन को फिर ट्रीट किया और मेरा वेट जो है वो अपने आप ही लूज़ हो गया। तो जैसे आपने ये कहा कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है अंदर, वो जो बैक्टीरिया है उनका इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस बैक्टीरिया का जो इम्बैलेंस है बॉडी में, जो गुड बैक्टीरिया कम हो गई, बैड ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से फिर बीमारियाँ आगे आ रही हैं हमारे अंदर, तो हम वो गुड बैक्टीरिया कैसे बढ़ाएँ? हाँ, उसके लिए आपको पूरा का पूरा एक चीज़ को समझना होगा, लेकिन मैं आपको मोटापे के लिए एक वर्ड देता हूँ। मोटापा जो है कैलोरी की डिज़ीज़ नहीं है। मोटापा कैलोरीज़ की डिज़ीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कैलोरीज़ घटा के देख लिया, कुछ नहीं होता। बेसिकली मोटापा इन्फ्लेमेशन का ही और हार्मोन की डिज़ीज़ है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये हार्मोनल डिज़ीज़ है और आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है आपका गट एंड माइंड। जब भी आप डर जाते हैं, तो इमीडिएटली आपके अंदर डर के हार्मोन निकल जाते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इवन कंगाली के भी हार्मोन आप रिलीज़ करते हैं और अमीरी के भी, प्यार के भी और दुश्मनी के भी। हर जगह, हर टाइम आपकी ग्लैंड्स आपके हर एक थॉट को लेती है। तो ये इन्फ्लेमेशन की बीमारी उन्होंने ठीक कहा है। आप कभी भी पतले हो सकते हैं और कई बार मैं लोगों से कहता हूँ कि पतला होना 2 और 2 4 सीखना हो सके मुश्किल हो आपके लिए और पतला होना आसान है। और मैंने एक नहीं हज़ारों हज़ारों तो नहीं, सैकड़ों लोगों को कहा कि पतला होना देखिए कितना आसान है। और कई लोगों ने अपने वेट को बड़ी तेज़ी से बगैर किसी एक्सरसाइज़ के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज़ ना करें, करें, टोन्ड रहेंगे आप, बॉडी आपकी फ़िज़िक अच्छी रहेगी। लेकिन पतला होना तो आपकी बॉडी की एक नेचुरल एबिलिटी है। मोटा होने में आप मेहनत करते हैं। पतले होना तो नेचुरल एबिलिटी, आप कुछ भी ना करें पतले रहेंगे। कमाल की बात है कि आप कुछ भी खा लें कुछ दिन के बाद, तो भी आप ठीक रहेंगे। बिकॉज़ अगर ये डाइट से होता, तो मेरे गाँव में देखिएगा, आप अपने गाँव में देखिएगा, उन पुराने लोगों को, वो आपसे ज़्यादा मक्खन खा जाते थे, वो आपसे ज़्यादा गुड़ खा जाते थे, वो जो आपसे कितना स्मोक कर लेते थे बूढ़े लोग और वो कितने दुबले-पतले रहते थे। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ न कुछ सीखना होगा कि हाँ, कहाँ गड़बड़ है। हमने बेसिकली गड़बड़ ये कर दी कि कोई भी आदमी आकर हमें एक मार्केट बना लेता है और वो ये कहता है कि ये करोगे तो तुम पतले हो जाओगे। पतला होना तो नेचुरल है, जैसे अमीर होना नेचुरल है, गरीब होना, कंगाल होना अननेचुरल है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचुरल है, जैसा आपकी लाइफ में लोग अच्छे लोगों को आना नेचुरल है। खराब लोग अगर आ रहे हैं तो आपने बहुत कुछ माइंड में खराब कर रखा है। अब सवाल उठता है कि इस नेचुरल प्रोसेस को कैसे लें? तो यहाँ पर 2 चीज़ें समझनी होंगी। नंबर 1 आपको माइंड और दूसरा गट के बैक्टीरिया, इन्हीं पर काम करना होगा। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि गट के बैक्टीरिया डायरेक्टली आपके माइंड के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका थॉट बदल जाता है, तो इनकी एक्टिविटी इमीडिएटली बदल जाती है। आप कहेंगे इसका ये रिश्ता कैसे चलता है? आप यूँ समझिए कि माइंड में अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, तो वैगस नर्व के द्वारा यह स्ट्रेस आपके गट के यानी कि आपकी आंतों के जो सेंसर हैं उनके पास जाएगी और वो सेंसर इमीडिएटली नेगेटिव हार्मोन निकालेंगे और नेगेटिव हार्मोन का जैसे ही आपके अंदर या पेट के अंदर या आंतों के अंदर हार्मोन का एक फाउंटेन चलेगा, ये एकदम से आपके गट बैक्टीरिया को बता देंगे कि अब हमें काम करना है या पैरालाइज्ड हो जाना है। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि बच्चों को जो है एग्जाम के दौरान में बड़े पेट खराब होते हैं, दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। ये वही है कि जैसे ही आप कोई भी थॉट यहाँ ऐसा लेंगे, तो आपके गट के बैक्टीरिया इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे। इससे भी ज़्यादा नुकसान तब होता है जब आप ये नहीं जानते कि आपके गट का बैक्टीरिया को हम सेकंड लीवर कहा जाता है। आपके गट के बैक्टीरिया को सेकंड ब्रेन ही नहीं, सेकंड लीवर भी कहा जाता है। आपके गट के बैक्टीरिया अधिकांश डिटॉक्सिफिकेशन आपकी आंतों में कर देते हैं और वो मिनिमम काम छोड़ते हैं लीवर के लिए। और अगर लीवर के लिए आपने ज़्यादा काम छोड़ दिया, क्योंकि आपके पास गट बैक्टीरिया नहीं है, तो आपका लीवर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है। लीवर अगर अपने रिएक्शन में है, तो वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में अगर रहेगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे एक्स्ट्रा शुगर आपके ब्लड में फेंक देना, जिसको आप डायबिटीज़ 2 कहते हैं। इसलिए पहली चीज़ ये है कि गट का बैक्टीरिया सिर्फ़ और सिर्फ़ खाने से ठीक नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसको आपको तोड़ना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं, जी मैंने तो गट के बैक्टीरिया के कैप्सूल खा लिए। वो कैप्सूल तो आपके लिए बहुत लंबे समय तक काम नहीं करेंगे। जैसे ही आप उन्हें खाते हैं, वो तो पेट में ही आपके एसिड रेन में मर जाते हैं। तो आपको उन्हें बढ़ाने के लिए रेगुलरली अपनी लाइफ़स्टाइल को या खाने की आदतों को बदलना होगा। जब इस जिस समय मैं आपके पास बैठा हूँ, सुबह मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं गट बैक्टीरिया की एक बहुत खूबसूरत रेसिपी को भर के 2 बाउल खा के आया हूँ।
उसने मुझे पूरी तरह से आप समझिएगा कि मुझे मुझे मालूम है कि इस समय मैं अपने गट बैक्टीरिया को बढ़ा चुका हूँ। दोपहर के बाद भी मैं जब जाऊँगा घर पर, तो मैं दूसरी तरह की एक फर्मेंटेशन फूड ये जिसको हम कांजी कहते हैं, उसे लूँगा। दूसरी बात आपको ये समझनी होगी कि जो आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन है, जो थॉट से आपके जेनेटिक के एक्सप्रेशन आते हैं, वह माहौल क्रिएट करते हैं आपके आंतों में, कि ये माहौल आपके गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा है या खराब है। सही बात तो ये है कि हमारे गट बैक्टीरिया के कि हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो 100 ट्रिलियन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 60 ट्रिलियन तो पूरी बॉडी में सेल है, और ये 100 ट्रिलियन अगर अकेले आपके बैक्टीरिया हैं। आपके पास पूरी बॉडी में 21,000 या 22,000 जीन्स हैं या 23,000 जीन्स है टोटल, अकॉर्डिंग टू जीनोम, ठीक है ना? लेकिन आपके गट के पास 2 से 20 मिलियन जीन्स हैं। यानी कि अगर आपका कोई जेनेटिक डिजीज़ भी हो रही है, तो आप अपने गट से उस जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमने इन गट बैक्टीरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं ली, और हम अपने स्वाद के लिए इन गट बैक्टीरिया को मार रहे हैं। अगर आप इन्हें बढ़ाना चाहते हैं तो 2 काम करने होंगे। पहला है कि आप प्रोबायोटिक यानी कि ऐसे खाने को लें जिसमें ऑलरेडी गट के बैक्टीरिया अवेलेबल हैं, उसे हम फर्मेंटेड फूड कहते हैं। दूसरा काम ये करना है कि ऐसे खाने को ना लें जो इसे मारता है। वो क्या होता है? और तीसरा काम ये करें कि वो खाना लें जो इनका बेसिकली इनका फूड है, जिसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं। तो हमें न तो प्रीबायोटिक पढ़ाया जा रहा है, न प्रोबायोटिक पढ़ाया जा रहा है, और न हमें ये बता रहा है कि आप खुद को मार रहे हैं कुछ खाने के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि शुगर के जितने भी कंटेंट हैं, आप उन्हें 21 दिन के लिए छोड़कर देखें। 5 दिन के लिए आपको थोड़ी बेचैनी रहेगी, क्योंकि शुगर उतनी एडिक्टिव है जैसे ड्रग होती है। जो हमारे ड्रग के सेंसर होते हैं सेल पर, वही शुगर के हैं। तो जब आप शुगर छोड़ेंगे तो कई बार आपको बॉडी में बेचैनी रहेगी। इसलिए धीरे-धीरे छोड़ें शुगर को। अभी देखें, हर जगह आपको शुगर मिलेगी। आप किसी भी जगह पर चले जाएँ, जितने चिप्स हैं कभी पढ़कर देखिए इसमें शुगर कंटेंट कितने हैं, आप चौंक जाएँगे। अगर आपकी बॉडी में सिर्फ 5 ग्राम शुगर एक्स्ट्रा चली जाए, सिर्फ 5 ग्राम, तो करीब-करीब आपकी 140 या 120 जो है यूनिट आपकी डायबिटीज़ की बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपकी शुगर नॉर्मल है 140 खाने के बाद, और वो 160 आ रही है, तो समझ लिए सिर्फ 5-6 ग्राम आपके पास शुगर ज़्यादा है। लेकिन आप देखिएगा किसी कोला में कितनी शुगर है, आप चौंक जाएँगे। आपके चिप्स में देख लीजिएगा, या दूसरी मिठाइयों को भी छोड़ दीजिएगा। और बाकी चीज़ें कोई भी आप देख लें, कोई शरबत है, कोई आपका शेक है, कोई आपका प्रोटीन शेक है, जो भी आप ले रहे हैं, सब में आपकी शुगर इतनी जा रही है कि आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं। ये शुगर आपके बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है और छोटे आई मीन गुड बैक्टीरिया को मार रहा है। दूसरी बात ये है, जितने भी इमल्सिफायर्स होते हैं जो 2 चीज़ों को मिक्स करने के काम आते हैं। आप एक हाउसवाइफ़ भी हैं, यानी कि आप किचन भी चलाती हैं। जैसे पानी और तेल कभी नहीं मिलते, लेकिन इमल्सिफायर मिलाएँगे तो वो एक मोम बना देगा, ठीक है ना? जैसे अगर आप पीनट बटर घर में बनाएँ, तो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद एक नीचे मटेरियल जो आई मीन सॉलिड है वो नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है। लेकिन जब मार्केट से खरीदेंगे तो वो बिल्कुल ना तेल अलग नहीं होगा और उसी तरह से वो नीचे का अलग नहीं होगा। वो एक स्मूथ रहेगा और आप कहेंगे, ऊपर लिखा होगा द स्मूथ पीनट बटर, आप कहेंगे व्हाट ए वंडरफुल प्रोडक्ट। बट आप नहीं जानते कि आप कितना खराब चीज़ आपने ले ली है। उसी तरह से जैसे आप अगर आइसक्रीम घर में जमाएँगे बच्चों के लिए, जब तक वो आपके फ्रीज़र में रखी है, तो ऐसा लगेगा कि वो एक बंधी हुई है, एक जगह फिक्स है, सॉलिड है, जिसे खाने को मन कर रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर निकालेंगे, 5 मिनट के बाद देखेंगे कि फिर वो दूध बन गया, या यानी कि वो फिर आई मीन लिक्विड बन गया। तो ऐसे में आइसक्रीम कंपनियाँ क्या करती हैं, वो उसमें इमल्सिफायर डाल देती हैं और वो हमेशा थिक रहेगा। डू यू नो इमल्सिफायर आपके आंतों के लाइनिंग में छेद कर देता है, जिससे वो एंडोटॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाते हैं। यद्यपि आपको लग रहा है कि व्हाट ए वंडरफुल आइसक्रीम इट इज़, लेकिन आपको पता नहीं है इमल्सिफायर्स आपके कितने खराब हैं। उसी तरह से जब आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब आपके गट बैक्टीरिया के लिए परेशानी पैदा करते हैं। जब आप वो तेल खाते हैं जो आपके लिए नहीं बना, जिसको आप वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल कहते हैं, उसमें कहीं आई मीन वेजिटेबल नहीं रही, उसमें पहली बार में हेक्सेन मिलाया जाता है, जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ताकि सारा का सारा तेल निकाल लिया जाए बीजों से। दूसरी बार में मिलाया जाता है कि उसमें जो
एक तरह से आँखें जलने लगती हैं अगर आप नेचुरल ऑयल में देखेंगे, तो उसमें डिओड्रेंट मिलाया जाता है, ताकि आपको छींक ना आए, आँखों में पानी ना आए। और तीसरी प्रॉब्लम आती है कि जब आप एक नेचुरल ऑयल को देखेंगे, तो जैसे ही आप उसे गर्म करेंगे, तो अभी वो उबला भी नहीं, इससे पहले वो धुआँ उठाने लगता है। इसे हम स्मोक पॉइंट कहते हैं। उन सब का स्मोक पॉइंट बहुत नीचे होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पहले जो घरों में चूल्हे होते थे, वो खुले में होते थे। वो कॉन्सेप्ट बाद में आया है। अगर वो बरसात में भी है, तो ऐसी जगह होता था जो खुला रहे, ताकि हमारे जो ऑयल हैं, वो स्मोक क्रिएट करेंगे और वो हवा में उड़ जाएँ। लेकिन अब हमारी किचन बंद हो गई है। तो जैसे स्मोक पॉइंट, अगर आपने घर का कोई भी ऑयल यूज़ किया जो आपके लिए ज़रूरी है, तो स्मोक पॉइंट उसका कम है, तो एकदम से उसमें धुआँ उठेगा, और धुआँ उठते एकदम से पूरे घर में लोगों की छींकें और आँखों में पानी आ जाएँगे, बच्चे चिल्लाएँगे क्या कर रहे हैं? तो कंपनियाँ क्या करती है, डू यू नो? वो एक काम करते हैं कि इसका स्मोक पॉइंट बढ़ा देती हैं। इसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं कि ये करीब 200 डिग्री तक भी उबल तो जाए, लेकिन स्मोक क्रिएट ना करे। पता है ये क्या मिलाया गया है? वो केमिकल मिलाया गया जो आपके गट लाइनिंग के लिए, आपके बैक्टीरिया के लिए बड़े खतरनाक हैं, आपके लीवर के लिए बड़े खतरनाक हैं। इसलिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप उन चीज़ों को मत खाइए। इसीलिए एक किताब में मैं पढ़ रहा था, एक सेंटेंस ने मेरी लाइफ़ को बदला है, और मैं जब भी इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, तो मैं उसे दिल पर लेता हूँ। मैं दुनिया को शेयर करते हुए डर लगता है कई बार, बहुत सारी गालियाँ पड़ती हैं। लोग लाइव पे अब तो अब्यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं फ़ोन कर के, कि ऐसा क्यों कह रहे हो कि दूध नहीं पीना चाहिए? मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि आपको नहीं पीना चाहिए। मैं एक आदमी को कह रहा हूँ जिसने कहा कि वो बहुत सारी एलर्जी से परेशान है। मैंने कहा 3 महीने छोड़ के देख लो, फिर पी लेना, लेकिन लोग इमोशनली लेते हैं। एनीवे उनका अपना नज़रिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अ, उस तेल की जगह डिफरेंट तेल को, आई मीन जो आपकी कच्ची घानी का है और आपके सामने निकला हुआ है, तो उसे ही लें। उसमें ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा ऑयल माना जाता है, क्योंकि वो आपके गट बैक्टीरिया को इग्नाइट करता है, आपकी आपकी आपके अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना? एक चीज़ और भी है, अगर आप और बढ़िया तरीके से अपने गट के बैक्टीरिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्लूटन को छोड़ दें। बिकॉज़ ग्लूटन में यीस्ट होता है और वो आपके फंगल इन्फेक्शन को बहुत बढ़ाएगा। बीयर में यही होता है। तो बीयर जो है वो आपके फंगल जो आपकी ग्रोथ हो चुकी है पेट में, वो आपको मन करेगा शाम को कि बियर पीनी है। बियर पीते ही आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच। अब वो कहेंगे कि अब हम तुम्हें ऐसी बीमारी देंगे कि ज़िंदगी भर, अभी बियर पी है, फिर दूसरी कंपनियों की दवाई भी ज़िंदगी भर खाते रहो, और आप कहोगे यार मैं जितना कमा रहा हूँ, मुझे तो ना तो उठने में मज़ा आ रहा है, ना मैं वर्कआउट करने में मज़ा आ रहा है, ना काम करने में मज़ा आ रहा है। बिकॉज़ आपको घेर लिया गया है, आपका माइंड पूरी तरह से हैक हो चुका है। एक चीज़ उसमें और भी है कि ग्लूटन हमारी व्हीट में मिलता है। यहाँ पर भी एक जो सेंटेंस है मुझे बोलना पड़ेगा जो मैंने पढ़ा है। हमारे गेहूँ की पिछले 50 सालों में 1000 से ज़्यादा बार उसके जीन को बदला गया है, और वो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है कंप्लीटली, जिसे हम जीएमओ कहते हैं। मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको ठीक पच रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपको फ्लैचुलेंस हो रही है, अगर आपका पेट फूल रहा है, अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हो रहे हैं, अगर आपका माइग्रेन बढ़ रहा है, अगर आपको गैस बन रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट में मरोड़ रहती है, ऐसा लगता है कि आपको आई मीन पूरी बॉडी में दर्द रहता है, तो आप कुछ दिन के लिए व्हीट को छोड़कर मिलेट्स का यूज़ करें, एंड सडनली आप पाएँगे कि आपका गट पूरी तरह से ठीक होने लगा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बता ही देता हूँ। नहीं बताऊँगा तो मैं अपने लिए ऑनेस्ट नहीं हूँ। जबकि मैं अपना एक किसान हूँ, और मेरे गाँव के लोग तो अब मुझे ज़रूर गाँव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि मैं दूध को भी मना कर रहा हूँ, मैं व्हीट को भी मना कर रहा हूँ। ठीक है ना? याद रखिएगा, जब भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी फसल बनाते हैं, तो उसमें एक चीज़ मिलाई जाती है, उसका नाम होता है बीटी टॉक्सिन, और उसकी ख़ास बात ये होती है कि अगर उस फसल के ऊपर कोई भी वायरस या कीड़ा लगता है, तो एकदम से वो कीड़ा उसको जैसे ही खाएगा, तो बीटी टॉक्सिन उसके पेट को फाड़ देगा। ये मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ। इसीलिए उन पे कम से कम आपको आई मीन कीड़ा लगता है या वायरस लगता है, जबकि देसी फसल पे सबसे ज़्यादा लगता है, उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। तो वही टॉक्सिन आपके पेट में भी जा रहा है। तो अगर आप अपने बैक्टीरिया को बचाना चाहते हैं, तो उसको भी कम करें। और दूसरा चीज़ है कि आप प्रीबायोटिक खाएँ। आप अगर आप 30-40s में हैं, तो आपको कम से कम 50 ग्राम फाइबर डेली खाना ही खाना है। फाइबर को कैलकुलेट करना है कि भई मैं एक एप्पल खा रहा हूँ, तो मुझे फाइबर कितना मिला। तो एप्पल को भले ही छोड़ दें, लेकिन एप्पल के छिलके को ज़रूर खा लें। आप
भले ही आई मीन किसी आदमी से कहें कि भाई मेरे लिए अनार का जूस निकाल दो, उससे कह दो यार जूस तू पी ले, जो इसका इसका दाना है वो मुझे दे दे। जब भी आप तरबूज खाएँ तो उसके आई मीन बीजों को बड़ी अच्छी तरह से चबाएँ। चिया सीड खाएँ, चिया सीड में सबसे ज़्यादा आपको आई मीन फाइबर मिलता है। आपके पास इसबगोल है, आपके पास आई मीन चोकर है, और चोकर को अलग तरह से अलग तरीके से ही लीजिए उसको। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने गाँव में ऑर्डर आई मीन अब अपने फैमिली के लोगों से बोला है कि जो तुम पशुओं को चने का चोकर खिलाते हो, बेसन तो आपका यूज़ हो जाता है, मुझे बेसन नहीं चाहिए, मुझे चोकर चाहिए। क्योंकि अगर मैं उस चोकर को खाऊँगा, चने के चोकर को, उसका क्रश करके ऐसे ही पानी में लिया, ऊपर से डाल लिया, तो मुझे मालूम है कि वो मेरे बैक्टीरिया के लिए कितना अच्छा है। हमें ऐसे फाइबर को खाना होगा जो फाइबर हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं करता, ना ही हमारी आंतें उसमें से कोई न्यूट्रिएंट निकालती हैं, और वो यूँ का त्यों हमारे लास्ट में बड़ी आंत में चला जाता है, जहाँ पर करीब-करीब 1.5 फीट आंत में 2 किलो वज़न के हमारे बैक्टीरिया उसका इंतज़ार करते हैं, और वो उसको मेटाबोलाइज़ करते हुए, उसको डाइजेस्ट करते हुए, उसमें से बी कॉम्प्लेक्स निकालते हैं, इवन विटामिन बी 12। मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूँगा कि बी 12 सिर्फ़ मीट से मिलता है, नहीं। बी 12 आपका गट बैक्टीरिया आपके फाइबर से लेता है। दूसरा, जितना भी आपका सेरोटोनिन यानी कि खुशी के केमिकल निकालते हैं, उसे वही ब गट बैक्टीरिया निकालते हैं। इवन आपके रिश्तों के जो बैक्टीरिया हैं, जिसके लिए ऑक्सीटोसिन है, उसे अगर आपके पेट में लैक्टोबैसिलस रूटेरी नहीं है, तो आपके रिश्ते टूट जाएँगे। मैं ये रिपोर्ट दिखा दूँगा कि अधिकांश जो अब ब्रेकअप चल रहे हैं, उसमें बैसिलस रूटेरी की कमी है, जो 100% लोगों के आई मीन पेट में होना चाहिए, और सिर्फ 4% लोगों के पेट में है। 96% लोग नहीं हैं आप उसके साथ। इसलिए आप लैक्टोबैसिलस रोटेरी के कैप्सूल्स को कल्चर कर लें किसी भी चीज़ में। मैं तो कांजी में डाल के रात को डाल लिया था। रात भी मैंने जो रात की कल कल की मैंने जो चावलों की कांजी बनाई थी, उसमें 8 कैप्सूल डाल दिए थे। पूरे परिवार ने वो कांजी अभी तड़का लगा के खाई, जिसको मैंने बताया कि मैं तो अभी भी अब फर्मेंटेड फूड लेकर आया हूँ। जब भी आपके बाल कम हो रहे हैं, आपकी स्किन का कोलाजन कम हो रहा है, समझ लीजिए लैक्टोबैसिलस रोटेरी खत्म हो चुका है। आपके रिश्ते टूट रहे हैं, लैक्टोबैसिलस रोटेरी खत्म हो चुका है। इसका मतलब है कि आपको प्रोबायोटिक से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने समय से प्रीबायोटिक नहीं दिया अपने बैक्टीरिया को, तो वो आप ही की गट की लाइनिंग को खा लेंगे, और आपको लीकी गट जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको, हमारी गट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है अकरमेंसिया, AKKERMANSIA, अकरमेंसिया। उसकी खास बात ये होती है कि अगर आपने 1 चम्मच आई मीन ऑलिव ऑयल पी लिया है वर्जिन, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। सुबह कई बार वीक आई मीन महीने में 10 दिन लेता हूँ या 8 दिन ले लेता हूँ। सुबह 1 चम्मच लिया और ऐसे ही डाला और ले लिया, ठीक है ना? कोई पानी-वानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक टेस्टलेस आदमी हूँ। मैं देखता हूँ इससे फ़ायदे क्या होंगे। तो जैसे ही मैं उसको लेता हूँ, तो मुझे मालूम है कि अकरमेंशिया नाम का जो बैक्टीरिया वो इग्नाइट हो जाता है, वो एकदम से जागृत हो जाता है। वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है, और आपकी बॉडी के अंदर अगर कहीं नुकसान हुआ है गट लाइनिंग में, उसे ठीक करता है। लेकिन ख़ास बात ये है कि अगर इस समय इसके पास प्रीबायोटिक नहीं है, तो फिर ये जिस गट लाइनिंग को ये रिपेयर करता है, उसे ये खाने लगता है, यानी कि और नुकसान कर देगा। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में सलाद के ऊपर डालकर ऑलिव ऑयल लिया जाता है, ताकि ऑयल के साथ-साथ आपको फाइबर ज़रूर मिले। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें जीने के लिए। जो मैं एक वर्ड बोल रहा था ना, कि मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़कर उसे अपनी लाइफ़ में मॉडल कर लेता हूँ। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, इफ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर ए फूल। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज भी नहीं मालूम है खाने की और आपकी बॉडी की, कि आपकी बॉडी क्या खाना माँग रही है और क्या रिजेक्ट कर रही है, आपकी एकदम से माइंड बताने को तैयार है, जिससे मैं अपनी बॉडी को और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि तुम ठीक हो सकते हो बीमारी से, बशर्ते कि तुम किसी की डाइट ना लो, अपनी बॉडी से पूछो और आपकी बॉडी अभी बता देगी। तो आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट आई एम लर्निंग द बेसिक रिक्वायरमेंट। इतना तो आपको सीखना ही होगा। जैसे आप कार चलाती हैं, मैं कार चलाता हूँ, हमें नहीं पता इंजन में क्या है, वो कंपनी का काम है। पर हमें उतना तो पता है कि स्टार्ट कैसे करें, स्टॉप कैसे करें,
क्लच में कैसे गियर में कैसे डालें, इसे कैसे आप कहाँ पर कितनी भीड़ में, इसमें कितना सब कुछ हमें पता होना चाहिए ना। तो इतना ही तो पता होना चाहिए आपको बॉडी के लिए भी।